अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने बायो का चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल स्टार्ट किया हुआ है और आज हम इसका लास्ट टॉपिक सेल डेथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि सेल डेथ को डिफ़ाइन कैसे करते हैं और इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है सेल डेथ की, और फिर हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं सेल डेथ को। फिर हम सेल डेथ के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जो कि टू मेन टाइप्स के हैं, अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। और फिर हम लास्ट में इस दोनों प्रोसेसेस अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करते हैं सेल डेथ को। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक सेल जो होता है वो कमिट कर जाता है सुसाइड या उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसको हम कहते हैं सेल डेथ। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो तमाम सेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं डिफरेंट एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स। अब इंट्रा सेलुलर सिग्नल से क्या मुराद है? विद इन द सेल सिग्नल, यानी सेल के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, और एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर के सिग्नल्स। इट मीन कि ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं वेरियस एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर सिग्नल्स। ये जो सिग्नल्स होते हैं ये सेल्स की डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं? सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, मॉर्फोजेनेसिस एंड मोर्टेलिटी। हर सेल की जो फेट होती है वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड होती है कि उस सेल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरह करना है। इवन जो सेल की डेथ होती है वो भी प्रोग्राम्ड होती है। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल डेथ। फर्स्ट है मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट। ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के अंदर सेल डेथ का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। वो कैसे? फर्स्ट एग्जांपल है डिलीशन ऑफ टेल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। जब ह्यूमन फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है मदर के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है कि एक स्मॉल टेल डेवलप हो जाती है। उसके बाद उन सेल की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से इसका डेवलपमेंट में रोल है। इसी तरह डिलीशन ऑफ टेल इन टैडपोल ऑफ फ्रॉग, उसमें भी ऐसा ही होता है। और लास्ट है डिलीशन ऑफ टिश्यूज़ बिटवीन द डेवलपिंग डिजिट्स। जब ह्यूमन फीटस की डेवलप हो रही होती है मदर के अंदर, तो उस वक्त क्या होता है कि जो बेबी की फिंगर्स होती हैं उनके दरमियान एक मुआसा बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं उस वक्त वेब फिंगर। तो जब लेट स्टेज आती है डेवलपमेंट की, तो उस वक्त वो क्या होता है, उनकी डिलीशन हो जाती है उन सेल की, या सेल की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो मासेस बनते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए जो सेल डेथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट के अंदर। इसी तरह दूसरा जो इसकी इम्पॉर्टेंस है वो है कंट्रोल न्यूरॉन नंबर। ह्यूमन बॉडी में जो ज़्यादातर न्यूरॉन होते हैं वो डाई कर जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ऐसे न्यूरॉन जो कि अर्ली डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं वो ज़्यादातर फिर क्या होते हैं, डाई कर जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि सेल डेथ जो है कंट्रोल द न्यूरॉन नंबर इन ह्यूमंस। तो इसकी टू इम्पॉर्टेंस थी। एक तो ये है कि ये मल्टी सेलुलर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, दूसरा कंट्रोल द न्यूरॉन नंबर्स। नेक्स्ट है फैक्टर्स कंट्रोलिंग द सेल डेथ। टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल डेथ को कंट्रोल करते हैं। वो कौन से हैं? एक को हम कहते हैं सर्वाइवल सिग्नल्स, या इसका दूसरा नाम है ट्रॉफिक फैक्टर्स, और दूसरे को हम कहते हैं किलिंग सिग्नल्स। अब होता क्या है कि जो एक सेल होता है उसके जो नेबरिंग सेल होते हैं वो हमेशा कॉन्स्टेंटली उसे सर्वाइवल सिग्नल देते रहते हैं, और जब वो नेबरिंग सेल उसे सर्वाइवल सिग्नल देना बंद कर देते हैं तो वो जो सेल होता है वो अपना सुसाइड कमिट कर देता है। लिखा हुआ है सर्वाइवल सिग्नल में कि सेल कमिट सुसाइड इन द एब्सेंस ऑफ दिस सिग्नल। नेक्स्ट जो है वो है किलिंग सिग्नल। बाद दफ़ा क्या होता है, जो एक सेल होता है उसके जो नेबरिंग सेल्स होते हैं वो उसको किलिंग सिग्नल प्रोवाइड कर देते हैं, और जिसकी वजह से उस सेल का मर्डर कर दिया जाता है। तो सेल डेथ को कंट्रोल करने के लिए टू मेन टाइप्स के सिग्नल्स हैं। एक को हम कहते हैं सर्वाइवल सिग्नल्स और दूसरे को हम कहते हैं किलिंग सिग्नल्स।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोसेस ऑफ सेल डेथ। सेल डेथ के टू मेन प्रोसेसेस हैं, एक को हम बोलते हैं अपोप्टोसिस और दूसरे को हम बोलते हैं नेक्रोसिस। अगर तो सेल की डेथ हुई है प्रोग्राम वे में, उसको हम बोल देते हैं अपोप्टोसिस। इसको हम डिफाइन इस तरह भी कर लेते हैं कि इवेंट्स ऑफ इंटरनल प्रोग्राम एंड सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस बाय विच अ सेल commits suicide is called apoptosis, और programmed cell death is also called apoptosis। जो अपोप्टोसिस एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है ड्रॉपिंग ऑफ और फॉलिंग ऑफ। अब हम अपोप्टोसिस के प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि जो 3 मेन स्टेप्स होते हैं अपोप्टोसिस के। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होते हैं, माइल्ड कन्वोल्यूशंस। इससे क्या मुराद है कि जो सेल है वो अपने आप को कंट्रैक्ट करता है। जो फर्स्ट स्टेप का दूसरा सब स्टेप है वो है क्रोमेटिन कंपैक्शन एंड सेग्रीगेशन। इट मीन कि जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है वो कंपैक्ट हो जाता है और अलग अलग हो जाते हैं। और जो फर्स्ट स्टेप का तीसरा स्टेप है वो है कंडेंसेशन ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म की कंडेंसेशन हो जाती है। अपोप्टोसिस 3 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर 3 सब स्टेप्स होते हैं। वो कौन कौन से, सेल कंट्रैक्ट करता है, क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो भी कंपैक्ट होती है और सेग्रीगेट हो जाती है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है वो कंडेंस हो जाता है। सेकंड स्टेप के अंदर भी 3 ही एक्टिविटी या 3 ही सब स्टेप्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, यानी कि जो न्यूक्लियस है वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद ब्लैबिंग होती है, यानी कि छोटे छोटे बल्ब बन जाते हैं उस सेल के, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं छोटे छोटे बल्ब, मैं हमने आपको हाईलाइट भी कर दिए। और तीसरा जो सब स्टेप में क्या होता है कि सेल की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, यानी कि सेल छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं अपोप्टोटिक बॉडी या अपोप्टोटिक सेल बोलते हैं। और तीसरे स्टेप में क्या होता है, उस अपोप्टोटिक सेल को या अपोप्टोटिक बॉडी को इनगल्फ करता है एक फैगोसाइटिक सेल, एक प्रोसेस के ज़रिए जिसको हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस, और वो जो एरिया होता है वो फिर वेकेंट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अपोप्टोसिस। प्रोग्राम सेल डेथ को हम अपोप्टोसिस बोलते हैं। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो ये होता है सेल जो है कंट्रैक्ट करता है, क्रोमेटिन मटेरियल कंपैक्ट हो जाता है और सेग्रीगेट हो जाता है, और साइटोप्लाज्म की कंडेंसेशन होती है। जबकि दूसरे स्टेप के अंदर न्यूक्लियर जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, ब्लैबिंग होती है और सेल फ्रेगमेंटेशन होती है। जबकि तीसरे स्टेप के अंदर जो फैगोसाइटिक सेल होता है वो अपोप्टोटिक सेल को इनगल्फ कर लेता है बाय अ प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। ये लिखे हुए स्टेप्स ऑफ apoptosis. First step consists of 3 sub-steps: mild convolution, chromatin compaction and segregation, and condensation of cytoplasm. Second step के अंदर भी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन, ब्लैबिंग एंड सेल फ्रेगमेंटेशन। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है कि अपोप्टोटिक बॉडीज आर फैगोसाइटोस्ड बाय फैगोसाइटिक सेल्स। नेक्स्ट जो सेल डेथ की टाइप है या प्रोसेस है वो है नेक्रोसिस। सेल की डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस, यानी कि सेल का डाई का जाना ड्यू टू टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड नेक्रोसिस। कुछ एजेंट्स ऐसे होते हैं जैसा कि वायरसेस और बैक्टीरिया, ये नेक्रोसिस की मेन वजह बनते हैं। ये एजेंट्स हैं जो कि सेल डेथ कॉज करते हैं। जब ये एजेंट सेल के ऊपर अटैक करते हैं तो वो सेल तो डैमेज हो ही जाता है, और साथ साथ वो सेल जो है स्वेल कर जाता है। स्वेल करने के बाद वो जो सेल है वो ब्रस्ट करता है, और जो उसके अंदर कंटेंट्स होते हैं सेल के अंदर वो रिलीज़ कर देते हैं। और ये कंटेंट जब रिलीज़ होता है तो उसके जो नेबरिंग सेल्स होते हैं सेल के वो भी डैमेज हो जाते हैं और उनमें इन्फ्लेमेशन हो सकता है। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ नेक्रोसिस को कि टिश्यू डैमेज की वजह से जो सेल की डेथ होती है उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस। डिफरेंट एजेंट्स नेक्रोसिस में इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसा कि वायरसेस और बैक्टीरिया। ये सेल के ऊपर अटैक करते हैं और सेल को डैमेज करते हैं। उसके बाद वो सेल जो है स्वेल कर जाता है और ब्रस्ट कर जाता है।
जब वो ब्रस्ट करता है तो उसके अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो भी रिलीज़ हो जाते हैं और सेल के जो नेबरिंग सेल्स होते हैं उनको फिर वो डैमेज करता है और इस तरह इन्फ्लेमेशन काज करता है। लास्ट में हम देखते हैं डिफरेंस ऑफ अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। अपोप्टोसिस के अंदर जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते इन द एटमॉस्फेयर या एक्स्ट्रासेलुलर एटमॉस्फेयर, और इसलिए इनका लेस हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। जबकि नेक्रोसिस के अंदर इंट्रासेलुलर कंटेंट्स जो होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इन द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से वो डैमेज करते हैं नेबरिंग सेल्स को और उनमें इन्फ्लेमेशन काज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक, जो लास्ट टॉपिक था सेल डेथ। इस टॉपिक के अंदर हमने सबसे पहले सेल को डिफाइन किया कि सेल डेथ एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें ये सेल जो होता है वो कमिट करता है सुसाइड या उसका मर्डर कर दिया जाता है, उसको हम सेल डेथ कहते हैं। फिर हमने इसकी इंपॉर्टेंस देखी कि वो मल्टीसेलुलर डेवलपमेंट के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है और कंट्रोल न्यूरॉन नंबर। फिर हमने ये देखा कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं सेल डेथ को, तो वो 2 मेन फैक्टर्स थे। एक तो सर्वाइवल सिग्नल्स या हम ट्रैफिक लेवल का नाम देते हैं और दूसरे को हमने नाम दिया किलिंग सिग्नल्स। फिर हमने प्रोसेसेस ऑफ सेल डेथ पढ़े, उसमें हमने अपोप्टोसिस को डिस्कस किया। अपोप्टोसिस में हमने ये डिस्कस किया कि प्रोग्राम सेल डेथ होती है और उसके 3 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको हमने डिस्कस किया। सेकंड स्टेप के अंदर भी 3 एक्टिविटीज़ होती हैं और थर्ड स्टेप में फैगोसाइटोसिस हो जाती है अपोप्टोटिक सेल की। उसके बाद हमने इनका डिफरेंस देखा। उसके बाद हमने नेक्रोसिस को डिस्कस किया। तो हमने ये देखा कि सेल की डेथ जो टिश्यू डैमेज की वजह से होती है उसको हम बोलते हैं नेक्रोसिस, और इसमें कुछ डिफरेंट एजेंट्स हो सकते हैं जैसा कि वायरसेस, बैक्टीरिया वगैरह, जो कि उस सेल की डेथ की वजह बनते हैं, उस सेल को डैमेज भी करते हैं। वही सेल जब ब्रस्ट करता है तो नेबरिंग सेल को भी डैमेज करता है। फिर हमने नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस का डिफरेंस देखा कि अपोप्टोसिस में जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते इन द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट, जिसकी वजह से उसका लेस हार्मफुल इफेक्ट है। जबकि नेक्रोसिस के अंदर जो इंट्रासेलुलर कंटेंट्स होते हैं वो रिलीज़ हो जाते हैं इन द एक्स्ट्रासेलुलर एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से वो नेबरिंग सेल को डैमेज करते हैं और उनका हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।